औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज बात करेंगे 27वीं तरमीम की। ये 27वीं तरमीम है क्या और इसको इतनी जल्दी क्यों की जा रही है कि इसको मंजूर किया जाए। तमाम सियासी पार्टीज जो हैं उसमें से कुछ पार्टीज जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी हैं वो इसको मंजूर करवाना चाहती हैं, इसकी हमायत में हैं, और कुछ पार्टियां जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। और इतना खिलाफ है कि आज असेंबली से भी और उन्होंने सेनेट से भी इसका बाइकाट किया कि हम इसकी हमायत नहीं करते, हम इसे मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन अगर बात की जाए नंबर ऑफ गेम की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 25 वोट के साथ सैर फहरिस्त है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी 20 वोट हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके 14 वोट है, और उसके साथ फिर काफी सारी जो पार्टीज हैं किसी के 4, 5, 7, 2, 1 इस तरह वोट नंबर हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए इन नंबरिंग की तो इस 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट जो हैं वो दरकार हैं 2/3 अक्सरियत के लिए। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उसके बगैर ये कानून जो है वो नाफिज नहीं हो सकता, अप्रूव नहीं हो सकता, मंजूर असेंबली से सेनेट से नहीं हो सकता। मगर क्या बात है, क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि जरदारी होने के बावजूद भी भुट्टो लिखना पसंद करते हैं, कहलवाना पसंद करते हैं, जो अगर बात की जाए 73 के आइन की और जो 27वीं तरमीम में जो है उसके साथ आपस में मुशाबत नहीं रखते, एक दोनों कानून अलग अलग हैं। अगर 243 की बात की जाए तो 73 के आइन में जो शिकें हैं वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ नजर आती हैं। तो क्या वजह हुई, पहले कहा गया कि हम इसकी हमायत नहीं करते, फिर क्या चीजें इसमें चेंज की गई कि इसकी हमायत भी की गई और इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर भी करवाया गया। इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे इस 27वीं आईनी तरमीम में जितनी जद्दोजहद की जा रही है इसमें अवाम के लिए भी कुछ है, अवाम के फलाह की भी कोई बात है, अवाम के लिए आसानियों की कोई बात है, महंगाई कम करने की कोई बात है, जो बेरोजगारी है वो कम करने की कोई बात है, या सिर्फ और सिर्फ ये सियासी पार्टीज का अपना मकासद हल करने के लिए तरमीम को लाया जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे जो सेनेट में अभी आपने देखा कि 64 वोटों के साथ हम जो सेनेटर हैं इनकी हमायत के साथ जो 2/3 अक्सरियत ली गई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा हमारे जराये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने भी वोट दिए हैं, इसकी हमायत की है। इन सब पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं देवान महिउद्दीन साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। इसके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नसीर कमोसा, सर आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ चौधरी अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, सर आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे सीनियर कानूनदान है, एक्स जो है सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सुलेमान मंसूर सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा जो 27वीं तरमीम है ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि इसमें क्या शिके हैं जिसमें सियासी पार्टीज को इख्तलाफ भी था और इसमें अवाम के लिए भी कुछ है। सर देखिए, सियासी पार्टियों के हवाले से तो ज्यादा सियासी पार्टियां बेहतर बता सकेंगी, मैं जनरली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 184 की जुरिस्डिक्शन थी, जिसके अंदर हम अक्सर कहते थे सो मोटर जुरिस्डिक्शन भी विद रिगार्ड टू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शिफ्ट करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ कर दी गई है और एक नया आर्टिकल 175 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके हवाले इसी हवाले से एक आर्टिकल 175F इंसर्ट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये किया गया है कि जो हाई कोर्ट से जितनी भी आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जजमेंट्स होंगी उनके खिलाफ तमाम अपीलें जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगी और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगी। प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे सारी जुरिस्डिक्शन है
उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रही, सुप्रीम से उठा के उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ ये सारा रुख तब्दील कर दिया है। तो ये एक बुनियादी चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। जी। अच्छा, तो ये बताइएगा, अली जफर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बना दिया गया, क्या ये वो दुरुस्त फरमाते हैं? देखिए, ये हवाले से बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमने जब से सब कॉन्टिनेंट में हाई कोर्ट्स और ये सारा सिस्टम आया है 1857 ऑनवर्ड्स, तो हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होती थी। जितने भी सिविल के इश्यूज हैं हमारी जूरिस्प्रूडेंस में ये एडमिटेड सूरत हाल है कि सिविल केसेस की फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और उसके बाद मैक्सिमम हाई कोर्ट कहीं सेकंड अपीलेट कोर्ट है। तो हाई कोर्ट में भी पूरे क्वेश्चन ऑफ लॉ आया जाता था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तो हाँ ही जो जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, वो और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है जी। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही अराइज होगी कि अगर नॉर्मली सिविल कोर्टों में भी जो फैसले हैं उसमें भी कई लॉ के हवाले से इंटरप्रिटेशन लॉ की इन्वॉल्व हो जाती है और कई दफा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इन्वॉल्व हो जाती है। तो प्रैक्टिकली तो यही किया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाए फैमिली मैटर्स या रेंट मैटर्स या मेरा ख्याल है एक सिविल शिफे के ऐसे दावे जिनकी अब एक बहुत लिमिटेड सा एरिया रह जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले होंगे। तमाम इंपॉर्टेंट मामला नेचुरली 199 से अराइज नहीं होते और वो हाईएस्ट कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। सिद्दीकी साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? सिद्दीकी साहब से लग रहा है राब्ता मुनक़ता हो गया। दीवान साहब, आपके सेनेटर फिर वही काम किया उन्होंने जिस तरह पीटीआई मशहूर है कि आप कश्मीर हो, पंजाब हो, केपी के हो, सेनेट हो, असेंबली हो, क्यों आपके लोग छोड़ के चले जाते हैं? इसकी क्या वजह है? देखें जी, इसी माशरे का हम हिस्सा है। मुझे याद है कि खान साहब जब थे तो 6500 अरब रुपया हमारे पास रेवेन्यू आया था, तो उन्होंने कहा था अच्छी खासी अमाउंट है, जो हमारा टारगेट था वो अचीव हमने कर लिया। और हमने डीजल और पेट्रोल के रेट 10-10 रुपया और कम कर दिए थे, 160 रुपया था और 5 रुपया यूनिट भी हमने रियायत कर दिया था कि अगले 3 माह तक यही रेट बरकरार रहेंगे। ठीक है कि हमने वो अचीव किया हमारी ज़रूरत के बाद। उन 3 सालों में हमने 26 बिलियन डॉलर जो है वो वापस भी किए थे उनको, जो कर्जे की मद में जो थे ना, वो हमने वापस भी किए थे। और जब हमारी गवर्नमेंट गई थी तो कम से कम 17 बिलियन जो है ना, जिसमें सऊदीया और चाइना और यूएई से। दीवान साहब, सिद्दीकी साहब एक मिनट लाइन पे दोबारा। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इससे इंसाफ की फरामी जो है उसमें तेजी आएगी, या जो इंसाफ की फरामी जो पहले जिस तरह दी जाती थी उसी तरह ही होगा मामला? देखिए, मेरा तो जाती ख्याल ये है कि ना पहले किसी इंसाफ की फरामी से सारे सिस्टम का ताल्लुक था और ना अब इन अमेंडमेंट्स का इंसाफ की फरामी से कोई ताल्लुक है। अवाम हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में एग्जिस्ट और एक्चुअल सिस्टम में अवाम एग्जिस्ट तो मेरा नहीं ख्याल करते हैं। ये भी एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसका कोई ताल्लुक अवाम की किसी मुश्किलात से नहीं है। अगर अवाम की मुश्किलात को देखा जाए तो जो डे टू डे बेसिस पर लोग भुगत रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में भुगत रहे हैं, हाई कोर्ट्स तक भुगत रहे हैं, वहां बहुत सी लीगल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। आज तक उसके लिए कभी असेंबली इकट्ठी नहीं हुई, कोई छोटी से छोटी अमेंडमेंट्स भी नहीं होती। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जहां पार्टीज का शायद अपना मुफाद है, बड़े लोगों का मुफाद है, उसमें जो है वो फौरी तौर पर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो मेरा तो जाती ख्याल ये है कि सारी अमेंडमेंट से अवाम का कोई खास ताल्लुक नहीं है, एक नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है चल रहा। तो क्या इसको भी 26वीं आईनी तरमीम की तरह चैलेंज किया जाएगा फिर? ये मैं नहीं कह सकता कि कौन चैलेंज करता है या लोग चैलेंज इसको किस तरह करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि किस कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, आइदर सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे चैलेंज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो इसी के नतीजे में वजूद में आ रही है
उसके सामने कैसे चैलेंज किया जाए, क्योंकि वो तो खुद इसी की एक क्रिएशन है। तो ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल है जो देखें पूरी तरह जब ये अमेंडमेंट सामने आती है, कोर्ट क्रिएट होती है, तो नेचुरली कोई पिटीशन फाइल होंगी तो देखा जाएगा कि अब उस पर क्या गुफ्तगू होती आप समझते हैं अभी कोई बात करना कहें कि वक्त से पहले कोई बात हो जाएगी? है। नहीं, मैं देखिए कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि कौन इसको चैलेंज करता है या चैलेंज होती है या नहीं है। ज्यादातर चांस ये है कि लोग इसको यकीनन चैलेंज करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे ये एक बहुत बड़ी डिबेट है ये देखना कि अमेंडमेंट्स का किस पार्लियामेंट को क्या स्कोप है और कहां तक किया जा सकता है। क्या वो पूरे सिस्टम की शक्ल तब्दील कर सकते हैं? एक बैठे बिठाए एक असेंबली जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम को ऊपर नीचे कर सकती है? ये नेचुरली इन ग्राउंड्स पे चैलेंज तो होगी, बट कौन करता है देखें। अच्छा, आपने भी कहा कि अवाम के लिए तो इसमें कुछ नजर नहीं आता, कि आप क्या समझते हैं कि जुडिशली के लिए ये 27वीं आईनी तरमीम जो है ये बेहतर होगी? नहीं, मैं समझता हूँ किसी तरह भी अभी भी इसकी एक आने की बहुत बड़ी वजह हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पर इशराफियत का ये कंसेंसस है कि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी हुकूमत, उनके फैसलों में किसी को भी दखल अंदाजी का हक नहीं होना चाहिए। अदालतें जो है आर्टिकल 199 के तहत अवाम के हकूक के नाम पर, अवाम की मफाद, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कई फैसलों को इशराफिया के चैलेंज कर देती थी, कभी किसी बड़े बैंक के मर्जर के खिलाफ, कभी किसी और चीज के। तो बुनियादी तौर पर तो इन सारी अमेंडमेंट्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिसे आप कह सकते हैं कि अवाम की बजाय अशराफियों के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, जो 75 साल से हो रहा है। कोर्ट्स को डिसेबल करना इसका मकसद है कि भाई जो जजेस हजरात है ना वो इलेक्ट होके आते हैं, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है, ना वो अशराफिया का हिस्सा है, ना वो स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो वो आखिर है कौन जो किसके बिहाफ पे सब कर रहे हैं? और जजेस को भी ये समझने की जरूरत थी कि आवाम तो बेचारे लावारिस है इस मुल्क में, तो अगर वो टारगेट तो वही बनेंगे और आखिर में फंसेंगे भी वही। तो मेरा ख्याल है यही हुआ। सिद्दीकी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो सदर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उसको इस्तना हासिल होगा किसी भी कोर्ट में पेश होने से, किसी केसेस के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी भी मुल्क की गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। जितनी बड़ी दुनिया सारी जमहूरियतें हैं, ममालिक हैं, वो ऐसे जिसे कहते हैं गुलामी के या दौरे जहालियत के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल आई। ये द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब हम जो है आज तक गुलाम है, हम 1857 से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अब एक शख्स है, एक इंसान है, वो बेशक सदर इलेक्ट हो जाए, वो वजीर आजम हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर बनना है उसने, तो भाई वो क्या जुर्म करता रहे और आप उसे पकड़े भी ना, वो कोई जुर्म किसी में कर दे सारी उम्र के लिए फंसना, ये बातें मॉडर्न वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है अभी दौरे जाहिलियत से बाहर नहीं आ रहे, तो इसी गुफ्तगू का हिस्सा है। सिद्दीकी साहब, आपके साहब दोबारा आते हैं। दीवान साहब, जनाब। 27वीं तरमीम की क्यों आप लोग इतनी मुखालफत कर रहे हैं? देखें जी, अभी तक तो उसके खदो खाल भी किसी के सामने नहीं आए। हकीकत में पहले 26वीं तरमीम आई है, उसका रिजल्ट आप देख। मैंने आपको ये बताना चाह रहा था, ये देखें, ये 15,000 अरब रुपया अब जी। हम इकट्ठा कर रहे हैं सालाना। इतना जबरदस्त लोगों के ऊपर टैक्स लगे हुए ये हम हैं। टॉपिक से हट जाएंगे, आप नहीं, तरमीम नहीं, का मैं बताएं। बता रहा हूँ, जी। हमने कोई पैसा वापस नहीं किया इन 3 सालों में, किसी को कुछ नहीं दिया। ये सारे पैसे किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं, इनका हिसाब ही कोई नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, ये जो अब काम हो रहे हैं अदालतों के, ये 26वीं तरमीम आई है, अब मुझे बताएं इससे किसी को कोई फायदा पहुंचा है? 26 की बात कर रहे तो 27 28वीं की बात कर रहे मेरी हैं बात आप। सुने, वो आई है 27वीं आई है, किसी को कुछ पता चला, किसी को कोई फायदा हुआ है? सिवाय वो अपने गुनाहों को पर्दा डालने के लिए कि कोई इसके ऊपर बात भी ना करे। 3 महीने हो गए पिटीशन दायर की हुई, उसका जज सुनने के लिए कबूल नहीं है। कितने इश्यूज हैं ऐसे जिनके ऊपर वो
अब बिल्कुल के एक चीफ जो है वो जनाब उसने अपने लिए की और साथ सदर ने कहा जी तब मैं वोट दूंगा कि मेरे भी सारे जितने गुनाह हैं वो भी नहीं नहीं, आने उन्होंने चाहिए। कहा मैं पेश करूंगा अपने आप को, कौन कहता है? सदर साहब कहते हैं। तो वो आप अभी आप कह रहे थे उनको मेरे सामने, यही जो पढ़ रहे थे मैंने हाँ। आपको कहा अभी तक उसका प्रिंट नहीं आया नहीं, हमारे पास। उन्हें कहा कि आपको खुली माफी, उन्होंने कहा नहीं मैं एहतसाब के लिए पेश करूंगा अपने आप को। ये सारे ही कर रहे हैं, ये एहतसाब जिस तरह का हो रहा है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। फ्रेंडशिप एहतसाब। मैं कहता हूँ है ही नहीं, सिवाय जलालत के अलावा इस पे बात भी करनी मैं समझता हूँ तौहीन है, इंसाफ की तौहीन है। ये अदालतों का जो हाल कर दिया है, जज लगाकर जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ये एक जज है वो मेरिट पे आ रहा है, जब उसको छोड़ के नीचे से आप लाकर ऊपर बैठा देते हैं, ना उसके कोई मेरिट है ना कोई बात है, और उसको कहा आपने ये काम करना है, कोई काम नहीं होने देना। बेंच बनाने हैं तो उसमें वो बंदे हों जो उसको रोके, जो ये काम करे। ये काम है रोकने के लिए सब, जो किसी को इंसाफ नहीं देना। बस इंसाफ होगा तो फिर ऐसी बदमाशी नहीं चलेगी, मुल्क का निजाम सीधा होगा। बाइकआउट आप लोगों ने कर दिया है, तो क्या दो करें? तिहाई अब अक्सरियत से देखें, फिर भी मंजूरी हो, फिर क्या करेंगे मेरी आप? बात हो जाए ना, देखें 57 बंदे हमारे बेंच ने पास किए कि ये सीटें इनको दे दी जाए। वो सीटें किसको दे दी गई? जिसकी एक सीट उसको 5 दे देंगी, फजल रहमान को, दूसरे को। तो आप बताएं मुझे कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती इस पार्लियामेंट में बैठते। मैं भी गया हूँ, 30 साल से मैं पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा हूँ, और मैं 3-4 मरतबा शायद 3-4 साल रहा हूँ मैं मिनिस्टर। अभी भी मुझे ऑफर थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं जीता हूँ जिस जमात से, मैंने उधर रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, आपको ऑफर ये थी कि आप वो जमात छोड़ के इधर आ जाए, तो ये ऑफर थी आपको? बस ये सारे गए थे ना, लोटा ही बनना ना। नहीं, मैंने कहा मैं पीपल पार्टी में था तो मेरा देख ले रिकॉर्ड, मैं तब भी उनके साथ था, आखिरी वक्त तक जब तक मैं था उनके साथ। जब मैंने देखा अब इसमें और मुस्लिम लीग में कोई फर्क नहीं है, तो उस वक्त 3 हुकूमतें थी मेरे इनकी, मुस्लिम लीग की, वजीर आजम जी। और सदर वजीर आजम, और इनका चीफ मिनिस्टर, और सिटी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट भी इनकी थी। तो मैं उस वक्त छोड़कर इस जमात में शामिल हुआ जिन्होंने था। भरया मेला छठ। जी नहीं, मैं पीपल पार्टी में था, तो मैंने जाता तो मुस्लिम लीग से मुझे ऑफरें थी कि आप इधर आ जाए। मैं उस वक्त भी पीटीआई की तरफ गया और मैंने मुश्किलात हालात में लाहौर से इलेक्शन लड़ा। वो मेरे नसीब अच्छे, अल्लाह ने मुझे फिर कामयाबी दे दी, सच्ची बात है। वरना मैं ये बिल्कुल 2013 की बात कर रहे हैं, 18 की? 16 की। इनकी गवर्नमेंट थी, उसमें मैं चला गया, मैं फिर जीत गया। फिर गवर्नमेंट दोबारा आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट थी, मैं फिर जीत गया। वरना इस माशरे में हमारे जैसे बंदों के लिए सरवाइव करना अब इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जहाँ कानून और इंसाफ के तकाज़ों को ख़त्म करने के लिए अदालतों को जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आपने ये कत्ल करने हैं, ये इंसाफ का कत्ल करना है, ये इंसाफ का कत्ल है ये जो हो रहा है। ये तो तरमीम इसमें कर रहे हैं ये आप, और 27 क्या, में आप तरमीम? क्या समझते हैं इसको, जिस आपको इंसाफ ही नहीं मिल रहा? ये इसका वो तो कह रहे हैं जल्दी मिलेगा। आपके सामने वो बता रहा है इंसाफ, ये फांसी लगाएंगे शरीफ आदमी को, उसकी सुननी नहीं बात। ये जितने जज, जितने पखंडी बदमाश सारे इकट्ठे करके अदालतों पे लगा रहे हैं, इसका रिजल्ट जो आप भुगतेंगे सारी जिंदगी। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो कौमें इंसाफ नहीं करती वो ज्यादा देर तक अपनी आज़ादी को बरकरार नहीं रखती। ये भी मेरी बात याद रख लेना। चर्चिल ने सबसे पहले बैठते पूछा था अपनी काबीना से कि ये बताओ मेरे मुल्क में इंसाफ है? उन्होंने कहा जी इंसाफ। उन्होंने कहा फिर हम अल्लाह के फजल से कुछ नहीं होता, उनका जो भी दीन है। उन्होंने कहा गॉड अच्छा, बेदर। ऐसी बातें जब इक्तदार में आती है कोई सियासी पार्टी, ऐसी बातें तब नहीं कोई बताता, तब नहीं ये सोचते जो कि नहीं इक्तदार करता, के जाने के बाद सारी बातें याद आती? देखें मेरी एक बात सुने, हमने 3 साल मैंने सारी गवर्नमेंटें देखी हैं, जी। मैं पीपल पार्टी में रहा हूँ। हमने बड़ी वहाँ पे थे, हम बातें करते थे, हमने जी 18वीं तरमीम के तहत हमने ये सूबों को ये वसाइल दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और मैं सच्ची बात है पीपल पार्टी में था, मैंने कभी भी, आज भी मैं पीपल पार्टी के खिलाफ कभी बात ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ से मैंने गुजारी इनके साथ। जब मैंने देखा कि इनका मोटो ये इकट्ठे ही है, पहले हमें नहीं पता था कि बारियां भी लगी हुई हैं, और ये खुदा गवाह मैंने इसलिए उस वक्त इनको छोड़ के तो मैं चला गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक। लेकिन आप बताएं कि जरदारी बिलावल साहब हैं, 26वीं तरमीम का उनका किरदार सब ने देखा। ये 1973 का जी। उनके नाना ने पेश किया ना, वो क्लेम उसका था, क्रेडिट लेती रही है, क्रेडिट ये था आज कि तक जी लेती आज रही तक है। जितने भी हमने काम किए हैं वो जमहूरी किए हैं, जी। और इनका एक नजरिया था, क्या वो नजरिया रह गया? 26वीं तरमीम में ही आपने सारा कुछ देख लिया। तो मैं ना जरदारी साहब के बारे 26वीं में, खत्म, अब 27वीं की भाई बात मैं करनी है कहता हूँ, हमने। मैंने वो देखा सबसे और पहले फैसल वाडा ने ये भी कहा कि 27 के बाद 28वीं आनी है। तो ये सारे ही आ जाए, एक अल्लाह का कानून है। मेरा तो सिर्फ यही है यकीन
कि जो जहाँ ताकत से वो आखिरी है फैसला होगा। बस। अब ये फैसले हमसे हमारे पास नहीं है, ये अल्लाह ने करने हैं। और अब देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आज तक कितने आमर रह गए हैं, उसका जियाउल हक का हाल देख लें, यूब का देख लें, कोई ना लेने वाला नहीं है, तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। कंबो साहब, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, की करी जा रहे हो तुसी? क्या कहते हैं ये 27वीं जो तरमीम है, इसके लिए अवाम के लिए भी कुछ है कि खाली आप लोगों के लिए कुछ ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनली होती जी। हैं, हम उनको भी पोलिटिसाइज सदीकी करके साहब ने भी कहा कि बाकी नसीर दसेगा था। अच्छा वो पोलिटिकली कर देते हैं और उसके जो समरात हैं वो आवाम तक हम इंटेंशनली बताते नहीं हैं। जी अब मुझे बताएं, 26वीं आईनी तरमीम जो है, आपको पता है कि जितना ड्राफ्ट पास हुआ था, मौलाना फजल रहमान के जरिए पीटीआई से मुज़ाकरात होते रहे और हर चीज पे बहुत सारी चीजें जो थी उस वक्त मौलाना साहब इनके समझे तर्जमान थे, वो चीजें जो थी उस ड्राफ्ट में से मिनहा करके 26वीं की बात कर रहे हैं। 26वीं का जी। और मैक्सिमम जो ड्राफ्ट था वो पीटीआई की, और पीटीआई ने वहां पे क्या किया था, मुखालफत में वोट नहीं दिया था पीटीआई ने, बल्कि वहां पे वॉकआउट किया था जैसे आज किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उस वक्त भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लगाने का इख्तियार वजीर आजम को मिला था, तो वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका इस बात पे कंसेंसस है कि देखिए, जब भी तलवार चलती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की गर्दन उठती है, कभी किसी को फांसी पे लगा दिया, कभी किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, तो देखिए अदलिया के पिछले अदवार में बहुत दफा जो है अदलिया के जो जजेस साहिबान थे उन्होंने अपनी पिच से बाहर निकल के उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, जो उनकी डोमेन थी करने वाली, वो करने की बजाय वो काम किए। आज खुद नोटिस का क्या बुरा हाल किया कि जो आज खुद नोटिस है, अब भी आज खुद नोटिस, वो जो आर्टिकल 143 184(3) जो था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली बात, वो 175F में है, लेकिन अब साथ उसमें ये कदगल लगी है कि आज खुद नोटिस नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला कोई भी है, एप्लीकेशन की सूरत में अदालत के सामने आएगा तो अदालत उसको टेकअप करेगी। तो अदलिया में भी ऐसे ऐसे हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान गुजरे हैं, साकिन में सारा वाला काम नहीं होगा। मतलब कोई हॉस्पिटल्स के जो है वो छापे मार रहा है, किसी ने डैम का ठेका लिया हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम में जो बातें आई हैं, ये वही चीजें हैं कि जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी थी बल्कि बेंच बन गया था। उस वक्त भी हमारे पीटीआई के दोस्तों का यही इतराज था कि जी इस बेंच में ये जज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने अब 27वीं तरमीम में कैटेगोरिकली वफाकी आईनी अदालत बना के ये इतराज भी खत्म कर दिया है। अब देखिए, जितने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग 25 जज हैं, इन जजेस में से ही वफाकी आईनी अदालत के जजेस बनने हैं। इन जजेस में से ही किसी एक जज ने चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत बनना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार फर्ज करें जो है वो क्रिमिनल लॉ तक, सिविल लॉ तक, फैमिली केसेस तक महदूद हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हल करने के लिए अगर जो अलहदा से अदालत बनी है वो जजेस ही होंगे। आप कह रहे हैं कि सो मोटो वाला जो सेक्शन था वो खत्म नहीं किया गया, लेकिन कंप्लेनेंट होना जरूरी है, एप्लीकेशन। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी ना, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होती थी ना 184 में जाके, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अब नई अदालत बनी है, जो वो वफाकी आईनी अदालत बनी है और आइन की तशरीह के लिए बनी है। तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है डायरेक्ट जो 184 में पिटीशन दायर होती थी, अब वो 175F के तहत हुआ करेंगी। अब आज खुद का जो इख्तियार था कि जैसा जो है खुद ले लेते थे, वो अब ये इसको महदूद किया है कि एप्लीकेशन की सूरत में कोई भी यहां दरखास्त आएगी तो उसको जो है वो अदालत एंटरटेन कर लेगी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ी है तो उसमें क्या गलत हुआ? हमारे मुल्क में कितने जो सुप्रीम कोर्ट में 70-80 हजार केसेस पेंडिंग थे, या अगर लाहौर हाई कोर्ट में या दीगर हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद बढ़ी है या जजेस लगाए गए हैं तो अच्छी बात है। देखिए, फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का फंडामेंटल राइट है और हमारे आइन के आर्टिकल 37 जो है और 37D जो है उसकी कमांड है। अब देखिए, अगर वफाकी आईनी अदालत बनी है हमारे मुल्क में, अगर आईनी अदालत के केसेस जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो थी, वो 6 या 7% केसेस होते थे, लेकिन उनमें कोर्ट का टाइम जो था 40-50% जाया होता था। तो वो जो पब्लिक के केसेस होते थे, जो सिविल केसेस होते थे, क्रिमिनल केसेस होते थे, किसी को सदाए मौत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते, 15 साल गुजर गए हैं, किसी की फैमिली का सिविल केस है तो वो एक नस्ल जो है वो केस लड़ते लड़ते दूसरी नस्ल में एंटर हो गया। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात है, बड़ों की लड़ाइयां हैं, वो अदालत अलहदा से बना दी, वो केसेस उधर चले, आइन की तशरीह अलहदा से हो, लेकिन जो
दीगर मामलात है, सिविल मामलात है, क्रिमिनल मामलात है, वो मामलात सुप्रीम कोर्ट उनको देखेगी और वफाकी आईनी अदालत उसको देखेगी। उधर भी जजेस लगेंगे, इधर भी जजेस हैं। तो मुझे बताएं अवाम के लिए फायदा ही फायदा है। में कितनी आसानी होगी? देखिए, अवाम पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है कि इंसाफ की फराहमी में सबसे बड़ी बात यह है कि जजेस की तादाद कम थी, ठीक है ना। हमारे पूरे पाकिस्तान की एक जज के पास कितने कितने 100 सैकड़ों केसेस। अब देखिए ना, मैं तो कहता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर 25 सीटें 33 सीट्स कर दी गई हैं 26 में आईनी तरमीम में, तो अगर 33 जजेस भर्ती हो गए तो वो 17 की बजाय दुगने हो गए। तो इसका मतलब है केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की स्पीड भी दुगनी हो जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजेस को लगाए जाएंगे तो इधर सीटें 33 जो है वो तो 33 पड़ी है ना। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो है वो अपने सियासी मफादात के लिए जो असल काम हुआ है, देखिए इसमें 3 बेसिक अमेंडमेंट्स हैं। एक तो वफाकी आईनी अदालत बनी है, एक हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की बात है, और तीसरा आर्टिकल 243 जो है आर्म्ड फोर्सेस की बाबत जो है वो चीजें आई हैं। 243 पे बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ है। इसमें असल क्या ऐसी बात है, क्या शिकें ऐसी कि जो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, सियासी पार्टी से इख्तिलाफात कर रही हैं? 243 इसमें मैं आपको 243 में बताता हूं। देखिए 243 में पहले क्या है कि जी मुसल्लह अफवाज का सरबरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी, और जो है वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो उसके नीचे जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सेकंड कमांड ये है। अब उन्होंने मुल्क के जो है वो वसी तर वफाद में अगर मुसल्लह अफवाज की जो कमांड है मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नाम दे दिया है, जिसके पीछे तीनों मुसल्लह अफवाज आ गई हैं, और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया है। वो जब हमारे 27 तारीख को साहिर शमशाद मिर्जा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो ओहदा खत्म होके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो ओहदा उसकी जगह ले लेगा। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्रिएट किया है कि कमांडर ऑफ स्ट्रेटेजिकल कमांड जो है वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो कमांड है, जिसमें हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये जिसमें हमारी एटम एनर्जी चीजें आ जाती, जो मतलब वो कमांड अंडर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसकी तकर्री भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ही करेगा। जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो तकर्र है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से जो है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। अब तीसरी बात इसमें क्या हुई है कि देखिए पाकिस्तान को आप जनरल आसिम मुनीर साहब जो है जिनको फील्ड मार्शल का जो है वो डेजिग्नेशन या स्टेटस या ओहदा या रिस्पेक्ट दी गई है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो एक ऑनर है, वो एक रिस्पेक्ट है। उस तनाजर में है कि पाकिस्तान का मकाम दुनिया में देखें कि जब से इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है उसके बाद से दुनिया में रिकग्निशन वो बताने की जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका जो पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करता था वो आपके प्राइम मिनिस्टर से स्पीच करवा रहा है, वो आपके फील्ड मार्शल का उनकी गैर मौजूदगी में पूरी दुनिया के सामने जो है वो खड़े होकर उनका नाम लेके उनको एक्नॉलेज कर रहा है। देखिए हमारा दुश्मन कौन है? इंडिया। अगर इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हम अमेरिका जो है वो हमें जो है दे रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है, इज्जत दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को डिमोरलाइज कर रहा है, तो हमें इस पे खुश होना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडा नहीं करने चाहिए, हमें इस पे जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए कि अपनी अफवाज का या अपने सरबराहाने ममलूकत जो है उनका जो है वो मोरल या हम उनको इस तरह डिस्कस करें कि उन पे इस तरह तनकीद करें। चोई साहब की तरफ चलते हैं जरा, इत्तेहादियां आपके साथ साथ ही बैठे हैं। चोई साहब 27वीं तरमीम पहले आप लोगों ने ही एक शोशा छोड़ दिया ट्वीट के जरिए कि ये क्या है, फिर आप लोगों के बगैर ये हिमायत के बगैर मंजूर नहीं हो सकती थी, फिर आपने इसे क्यों एक्सेप्ट किया? बहुत सारे लोग कहते हैं इन्होंने अपने मफादात आगे रखे, उसकी मंजूरी के बाद ये मंजूरी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि दीवान साहब मेरे भाई बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, एक लॉयर मेरे भाई ने भी आपको बताया इस सिलसिले में सारा कुछ। असल मसला ये है कि अभी इन्होंने बात की कि जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट का काम है कि आवाम के लिए पॉलिसीज बनाए, जजेस का काम नहीं है। जजेस का काम है इंसाफ फराहम करना, जजेस का काम है कि जो वायलेशन हो रही है कानून की उससे बचाया जाए अवाम को, मुल्क को। अब जजेस की तादाद आप जितनी मर्जी बढ़ा दे, जब से बढ़ाई है उस वक्त से लेके आज तक कितने पॉइंट जो है करप्शन कम हुई है, कितने पॉइंट जो केसेस पेंडिंग में पड़े थे वो पेंडिंग केसेस सुने गए, उनका फैसला हो गया।
मेरी खुद की जमीन ये आपके बाद सिद्दीकी साहब से पूछ लेते हैं जी, कि क्या मेरी खुद की जमीन ये लाहौर मोटरवे वासा में आई हुई सन 80 का अवार्ड हुआ हुआ है जी। हमने पैसे नहीं उठाए, 10 मरतबा मैं कोर्ट में गया हूँ, रिवर्ट करते हैं किसी ना किसी हिसाब से कि वासा इसमें पार्टी बनेगी, अब वर्ल्ड बैंक पार्टी बनेगा। दूसरी बात, मैं दूसरी तरफ ना जाऊं, आपने जो बात पूछी है, एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को डीरेल्ड होने से बचाना है। उसके लिए पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जमहूरियत डेमोक्रेसी का सिस्टम चले। क्या हमारे मफादात हैं, जैसे कि आपने खुद अभी फरमाया है कि जरदारी साहब ने कहा मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूंगा, और ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने कहा ना, ऑफ दी रिकॉर्ड तो नहीं कहा। जो पॉलिसीज बन रही हैं किसके लिए बन रही हैं, आखिरकार इसका फायदा किसको होगा? क्या अवाम को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा? हम तो एक सिस्टम की बका की जंग लड़ रहे हैं। जब भी ऐसा कोई मोड़ आता है तो आप लोग कहते हैं जी हम जमहूरियत के लिए हमने ये किया, आईनी सारी ओहदे आपके पास हैं, अब इसमें भी आप कहते हैं कि हम सिर्फ आप सिर्फ जमहूरियत के लिए हमायत कर रहे हैं सिर्फ। चौधरी साहब, जमहूरियत ही सबसे बड़ी चीज है किसी भी मुल्क की तरक्की, कामयाबी, अवाम की खुशहाली के लिए। बेसिक फंडामेंटल्स जो उठते हैं वो जमहूरियत से उठते हैं, जमहूरियत के बगैर कुछ नहीं। अगर जमहूरियत नहीं, या बादशाहत है या आमरीयत है। आमरीयत भी आपने देख ली, और बादशाहत की तरफ जो मोड़ रहे हैं, समझते हैं कि ये अब जमहूरियत चल रही है, आप समझते हैं? जैसे भी चल रही है, मैं ये कहूंगा जैसे भी चल रही है। दीवान साहब ने भी एक बात की, मैं उनको, कोई अच्छी बात है, किसी पार्टी का फर्द पॉलिटिक्स में आता है, कोई पॉलिटिशियन अच्छी बात करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई ने बात की, एक इख्तियार है पार्लियामेंट का, 1973 का आईन जो है उसकी हम इस तरह मिसालें देते हैं कि वो आईन पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान बच गया। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना दिया, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आईन दिया, तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो गया। अब उस आईन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जितने डिक्टेटर आए उन्होंने अपनी मर्जी से कितनी की, जितने 2/3 मेजोरिटी वाले आए उन्होंने की कितनी की, और अब तक कितनी हो रही है। और अब वक्त के साथ साथ ये जरूरत है, जरूरत समझे, लेकिन जरूरत वो मैं समझता हूं बेहतरीन है जो अवाम की फलाह के लिए, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट समराज जिसके अवाम को मिले, ना कि मैं पीपल्स पार्टी की कुर्सी बचे, नून लीग की कुर्सी बचे या पीटीआई बाहर आए, इसके लिए नहीं समराज। अवाम तो परेशान ही है, अवाम तो परेशान है। बहरहाल जहां तक लीडरशिप का काम है, जो हम बेहतर समझते हैं, जो बेहतर समझते हैं, मेरी आपकी दस्तरस्त में ये सारे काम नहीं है, काम कहीं और हो रहे हैं। जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो सब किसी से ढका छुपा नहीं। अब एक रेडी बान है ना, उससे भी पूछें कि क्या हो रहा है, और वो किसी का नाम लेगा, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेगा। पॉलिटिशियन को हमेशा वो गलत कहेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है। जमहूरियत तो सियासी पार्टियों को बचाना हुआ ना, सिर्फ अवाम का तो इसमें कहीं पे नहीं खड़ी अवाम तो। चौधरी साहब मेरी अर्ज सुने, आपने ख्वाजा साद रफीक ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये आने वाली नस्लों के लिए बुरा कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, आज हमारी हुकूमत है, कल हम हुकूमत में नहीं होंगे, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी क्या वो यही करेगी हमारे साथ? तो इसका रास्ता रोकना होगा। इसका रास्ता कौन रोकेगा? पॉलिटिशियन, साहिब इक़्तिदार, ऐवान इक़्तिदार में बैठे जो लोग हैं, पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस को जो यूज कर सकते। अब देखिए, आपने अभी मेरा सवाल आपसे है, आप हमसे सवाल करते हैं, मेरा सवाल आपने अभी कहा कि पीटीआई के सेनेटर जो हैं उन्होंने वोट दिया जी, क्या अपनी मर्जी से दिया? विलिंगली दिया होगा उन्होंने, या अनविलिंगली दिया होगा, या किसी प्रेशर के तहत, मुझे नहीं पता। क्राइटेरिया ये बन चुका है ना। अगर पंजाब की बात करें, कश्मीर की बात करें, केपीके की बात करें, तो पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स नहीं रही ना। आप लोगों का कसूर है ना, सियासतदान आप हैं, हम तो नहीं है ना। आप बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं कि पॉलिटिक्स वो नहीं रही इस पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मेयार पॉलिटिक्स का वो नहीं है। जिस मर्जी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिए हैं 25, उसी मर्जी से इनके जो सेनेटर हैं उन्होंने वोट दिया जी, ऐसा ही है। तो मैं इसी बात पे आने लगा था कि जो मर्जी है ना वही काउंट कर रही है। अवाम तो फिर कहीं ना, अवाम का क्या है इसमें? अवाम ने पार्लियामेंट में बैठना है, अवाम ने पॉलिसीज बनाई, अवाम ने फलाह बहबूद अवाम के लिए तो बनानी चाहिए ना। तो बनानी अवाम ने आप लोगों भाई, जिसके हाथ में इक़्तिदार है, जिसके हाथ में इक़्तिदार है, हमें आप कहते, सिंध में हमारा काम देखे, पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, किडनी सेंटर बना रही है, एजुकेशन के लिए कर रही है, थर्मल डेवलपमेंट्स कर रही है,
बसेज आ रही हैं, काम हो रहा सड़कें है। कब बनाएंगे? आज भी वजीर आला ने पता नहीं कितने अरब रुपए का पैकेज दिया है, ठीक है, हारियों को, किसानों को। अब जहां तक हमारा तल्लक है, हम ये चाहते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि सिस्टम डीरेल ना हो। फैसला गवर्नमेंट कर रही है, हम उनके अलायंस जरूर है, हम जहां रुकावट डालते हैं। देखें शहबाज चौधरी साहब, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हम रुकावट बन भी जाए ना तो फिर भी ये अमेंडमेंट होनी थी। आपके 25 के बगैर भी हो जाएगी? होनी, जैसे पीटीआई लोग ने वोट दे दिया है, वैसे सारे ऐसे ना करें, हो जाता है। आपके बगैर नहीं हो सकती, इस चीज पे एग्री करें ना। भाईजान, हमारे बगैर नहीं हो सकती। जादू थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना जादू नहीं होता। कितना जादू, आप कितने नहीं फीसद होता। जादू समझते हैं? यही जो पीटीआई ने 1 2 4 5 का जादू लेट किया। देम देयर, पीटीआई को आप कंसीडर ही ना करें इस वहां तो 47 देखें, ये भी वो नहीं ज़ेरे कह सकते ताब ना है। कि 45 अपनी 47 नहीं चल सकता। अपनी पॉलिसीज की वजह से वो ज़ेरे ताब है। यहाँ हम कंसेंसस कर रहे हैं ना, हमारी तीनों की गुफ्तगू से अवाम को क्या फायदा पहुंच रहा है? क्या अवाम तो है ही नहीं सियासत। अवाम नहीं है तो फिर हम किस लिए हैं? तो ये आप सियासत लोगों किस को लिए है? सोचना चाहिए ना सर। तो फिर फर्द आप बात इस तो नहीं चीज पे मिला। हलफ लेके आते हैं कि अवाम की खिदमत करेंगे, भाईजान, जहां इनकी परेशानी है उसको कम करेंगे। तो फिर ये फर्द वाहद को मुल्क दे, उसका टेस्ट एंड ट्रायल करें कि जी ठीक है, आप ये चाहते जिनको हैं। ये कहते हैं, चलो जी, जिनको ये कहते हैं उनको देख वो भी फेल हो चुके हैं। क्या किया जा सकता है? अब ये है कि ये तरमीम होगी, हो गई है। अब इसके सम्राट जो है ना, वो ऐसे ही आएंगे। जजेस जो हैं वो उस पावर में नहीं रहे जो 2013 के बाद थी। जैसे जनरल मुशर्रफ के वो ऑर्डिनेंस के बाद जजेस रिहा हुए, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने किया, फैसले किए, बुरे किए, अच्छे किए, लेकिन एक इदारे की डोमेन में, एक इदारे के सरबराह होने की हैसियत ने उसने जो फैसले किए उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसके बाद जितने चीफ जस्टिस आए, उन्होंने जो फैसले किए वो चैलेंज नहीं हुए। जब से ये मामला शुरू हुए 26वीं 27वीं, और मंसूर अली शाह वाला केस देख लें कि आईनी तौर पे तो वो चीफ जस्टिस वो आ रहा है, क्या उस आइन को माना? तो फिर आइन है कहां? हम किस आइन की बात कर रहे हैं? किस आइन में अमेंडमेंट की इसके बात? बाद फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो 28 भी तैयार है, 28 भी तैयार है, 29 भी तैयार है, 30 भी तैयार है। जो इस मुल्क को चलाएगा, जैसा चलाएगा, जो ईवान इक़्तिदार में बैठा है, जिसके हाथ में पावर है, वो करेगा ऐसा। यार ये इसके दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए जितनी भी तरमीमें करनी पड़े वो करेगा, जो भी इक़्तिदार में होगा। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको जो बेहतरी अपने लिए सबसे पहले, अभी यहाँ खुदा न खास्ता, अच्छा सिद्दीकी साहब से पूछा, सिद्दीकी साहब, एक सेकंड का मेरा जी, सवाल जी, है, जी, यहाँ जी। आग जल जाती है तो हम इस स्टूडियो को बचाने की कोशिश नहीं पहले करेंगे, हम अपने आप को, हम चारों लोग बचाने की कोशिश करेंगे। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो अपने पार्लियामेंट को, अपनी सीट्स को, अपने हल्के को, अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरमीम पे तरमीम इसलिए आ रही है। अब क्या इसका रिजल्ट होगा, इसके सम्राट क्या होंगे, वो चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में सामने आ जाएंगे। कोई और आएगा तो इन सबको खत्म करेगा जी। वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इन सारी तरमीम को खत्म करके नहीं लेके आएगा। तो सॉलिड क्या हुआ, इस मुल्क का आइन जो है उसकी धज्जियां बखेड़ी जा रही है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आइन के तहत तो पाकिस्तान चल नहीं रहा। आइन के तहत ये नहीं होता जो हो रहा है, ये आइन के तहत नहीं है। जो इदारा जिसकी जो डोमेन है, पिलर ऑफ द स्टेट, अपने अपने काम करें, अपने अपने डोमेन में रह के, तो जमहूरियत तरक्की करेगी। जब मेरे काम आपने करने, मैं एंकर बन लूं और आपको मेहमान बना लूं, तो ये बेसूद हो जाएगा सारा कुछ, ये खत्म हो जाएगा। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा, जस्टिस मंसूर साहब जो थे उन्होंने याया अफरीदी साहब को एक खत लिखा है, अगर अदलिया मुतहद ना हुई तो इसका बड़ा नुकसान होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये 27वीं तरमीम के हवाले से? कि मैं तो ये कहूंगा कि अदलिया जो है, आप ये देखिए कि वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है सारी स्कीम में। और मेरा ख्याल है 2013 से ऑनवर्ड जैसे सियासतदानों ने अदलिया की एक्टिविटी के बाद आज फौज के साथ मिलकर उससे बदला लिया है जी, तो ये अपनी गर्दन खुद काट रहे हैं, अवाम की गर्दन खुद काट रहे हैं। ये अवाम और अदलिया है, दो ऐसे चीजें हैं जो अगर रहती है तो उसी से सियासत, जमहूरियत, ये सारी चीजें कायम दायम रहती है। अवाम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, बाहर कर दिया, अदलिया को भी खत्म कर दिया। नेचुरली कोई बचाने वाला किसी को भी नहीं होगा किसी किस्म की एग्रेशन से।
अब जहां तक आपने लेटर की बात की है तो मुझे बताएं कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ये ओवरस्टेपिंग है जिसका बदला आज सियासी जमातों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जरिए से दिया है और बड़ा फर्क कर दिया है। तो जजेस का खड़ा होना इस मुल्क में असल में यही प्रॉब्लम हुई कि वक्त के साथ साथ जजेस ने भी शायद रिकनसाइल कर लिया कि अवाम के लिए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें शायद खड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये वो एस्टैब्लिशमेंट वो टफ। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है उसमें के फैसलों में कुछ तेजी आई है या फैसले उसी तरह किए जा रहे हैं? सिद्दीकी साहब सुन पा रहे हैं आप? सिद्दीकी साहब से लग रहा है राब्ता मुनक़ता हो गया। उन्होंने दालों भी पेश होना ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ है। बहरहाल अब करें सवाल मुझसे। सवाल वही है फिर जी बताएं कि आप इसके हक से बिल्कुल ही फारग। अब वो जिस तरह उन्होंने कहा नसीर कंबो साहब ने कि आपसे मुशावरत करके 26वीं में बनी, 27वीं में भी कहीं ना कहीं कल को आपका निकल आना कि आप भी इसकी हिमायत में थे, तो फिर अवाम को बेवकूफ बनाया जाता सिर्फ। आप देखें, ये अभी मैं चौधरी अशरफ साहब ने बात की है, ये पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल जो है ना उनके रुकन है या उनके वर्कर हैं, जी आज भी इनकी सोच देख रहे, जो पुराने लोग हैं ना वो आज भी बात करेंगे हक और सच की। जिस तरह आप सही बात कर रहे सही हैं, बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जितनी बातें की है उसमें बड़ी रियलिटी है, जिसका फायदा किसी को पहुंचा है। ये सब मफादात की जंग है। पहले तो जो जीते ही नहीं, जिनकी 17 सीटें उनको आपने 200 दी, फिर उनका जो जो आप कर रहे हैं, फिर ये झूठे 47 हुआ नहीं आपके सामने। उसके बाद इस अदालत इसकी असम्बली की क्या फातियत है, कुछ है? इसी तरह आपने अभी जो सीटें दी हैं 57 सब ले ली हैं इन्होंने, उसने तीसरे ने सबने ले ली है ना, इनकी बनती है। जिसकी एक सीट उसको 4 दे दी। ये फजलुर रहमान का लाप रहे हैं कि ये हमने उनको किया, वो हमारे आपको नजर आ रहे हैं, वो हमारी तरह मुलाकातें तो होती हैं। मुलाकातें अभी भी तो आपने उन पे आंखें अच्छा वो झुकाई ठीक हुई है, थी। ठीक है, आपको जो आप लगता कहते है हैं कुछ हम ना मान कुछ लेते करेंगे। हैं, हम मान लेते हैं। ये देखें, ये दूसरी बात इन्होंने कही, ये तो इनकी ड्यूटी लगी हुई है माशाल्लाह। सच बोल, मैं अभी बताऊं, देखें इन्होंने कहा जी देखें पाकिस्तान की बड़ी पोजीशन है, इंडिया का कहाँ पोजीशन पे, इंडिया के साथ 10 साल का उसने एग्रीमेंट दफाई कर लिया। टाइम 30 सेकंड आप ठीक है जी, 10 साल एग्रीमेंट कर लिया। अपाची हेलीकॉप्टर भी उसको फराहम कर दिए, दुनिया जहान का असला वो उसको दे रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रही, वो हमारा दोस्त है जिसको आप जाकर पेश कर रहे हैं मिनरल के, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी लिखा लें, कल ये डिस्ट्रॉय करेंगे अपने एटमी प्रोग्राम से भी, उसको इतने इख्तियार दे रहे हैं कि वो बंदा इस काबिल है जिसको आप आल इन सारा कुछ कर रही है। ये आप कह रहे हैं कि वो गेम कर रहा है और ये समझ नहीं पा रहे। नहीं, ये समझ सब कुछ रहे हैं, लालच है इनके अंदर, पता नहीं कितना को पैसा इन्होंने लेना है, खुदा के पास तो जाना ही नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रही हम मुल्क के साथ कितना कुछ जुल्म कर रहे हैं। इंसाफ खत्म, कानून खत्म, हर चीज खत्म। मैंने आपको पहले कहा कि इन्होंने सत्यानाश कर दिया कानून का भी, इंसाफ का भी और मेरिट का भी, और जितना रुपया ये सारा हमसे ले रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, वापस तुम नहीं दे रहे। आपकी फराहमी के लिए की है ना, जैसे वो इंसाफ की फराहमी किसी को मिल रही है, कोई बेहतर होया, कोई चीज सस्ती होगी, इनके पास इंसाफ है। देखिए मेरी बात सुने, अब ये बात कह रहे हैं कि जिस ट्रम्प 30 सेकंड है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जिस ट्रम्प पे ये तनकीद कर रहे हैं, उनके आने से पहले जो है इनके लॉबियस्ट या उनके बाहर के लोग जो थे उसकी कंपेन कर रहे थे, पड़े जा रहे थे कि वो आ जाए, वो हमें निकलवाएगा। हमने बात ये है कि हमने क्यों नहीं निकलवाया, तो फिर मुखालफत तो बनती है। देखिए ना, बात ये है कि बात अगर आप देखें दुनिया के, अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया ने, उस इंडिया को जब हमने शिकस्त दी, उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ देखिए कितना बड़ा दिफाई मायदा किया। उसके बाद देखिए ये जो मिनरल जो दीवान साहब कह रहे हैं, आप कोई भी पाकिस्तान में कोई चीज निकालते हैं तो आपको खौफ यही होता है कि आप अमेरिका के डर से नहीं निकालते, तो आपने किसी और को पार्टनर बनाना था, उसको बना लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि आप इससे पहले अगर इंडिया के साथ आपके जो मामला हुए, इससे पहले अमेरिका आपको कितनी अहमियत देता था, आपसे तो 20 गुना ज्यादा इंडिया को देता हो। अब अगर 5% इंडिया को देता हो तो 95% हमें अहमियत दे रहा है। तो बात यह है कि ये जो सिनेरियो चेंज हुआ है, जिस तराजर में भी हुआ है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अपनी इंटरनल सियासतें जो है, जो भी है, तो सब 30 सेकंड सर मैं इस जमन में यही कहूंगा कि सदर ट्रंप ने जो किया है, वो पंजाबी साढ़े कहते तुसी भी हराई हो, मैं भी हराई, सज्जी बहा के खब्बी मारी।
क्या टक्कर उसने दे रहा है ये? हाँ जी, क्या बेनिफिट दिया उसने हमें, क्या बेनिफिट? इंडिया को उसने लाकर वहां खड़ा कर दिया है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट का 1% भी उसने पाकिस्तान को नहीं दिया। सऊदीया से हमारा अगर अलायंस हुआ है, सऊदीया से हमारा दिफाई अगर समझौता हुआ है, तो उसने, देखिए ये सुपर पावर है अमेरिका, जी, बिल्कुल। नो डाउट सुपर पावर है, और जिसको वो आशीर्वाद देगा वो बड़ा है, आप इसको माने। तो इतनी रिस्पेक्ट तो हिस्ट्री में किसी को नहीं दी गई, ये तो एग्री करते हैं ना आप सब लोग। अब रिस्पेक्ट देने के बाद, अब रिस्पेक्ट क्या दी कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया, हमारे वजीर आजम को 7 त्यारों का जिक्र कर दिया। वो क्या किया कि उसको थ्रेड किया अपने बेनिफिट्स के लिए और उसके बेनिफिट्स के लिए, भारत के लिए उसको करके, अब उसने उसको फिर जफी डाल ली कि हाँ मोदी तू तो मेरा दोस्त है, मैं इनको जरा वैसे ही थापड़ा दे रहा था, अब मैं तेरे साथ हूं, 10 साल का मुआहदा कर लिया, और जो बेनिफिट उनको मिलेंगे ना, पाकिस्तान -1% बेनिफिट नहीं ले रहा, जो इंडिया को मिलेगा, जो इंडिया को मिलेगा। आप वो मुआहदा पढ़े सारा, जो लोग नॉलेज रखते हैं, जो लोग उस पर रिसर्च रखते हैं, उनको बुलाए इस टॉक शो में, ताकि अवाम को पता चले। कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए, उसने इंडिया को उठा के जमीन से एक तरह से आसमान पे खड़ा, एक तरफ वो कह रहा है कि रशिया के साथ मुआहदा खत्म करो, मैं इसको डिमोलिश कर दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, दूसरी तरफ खुद बुला करके उनसे 10 साल का मुआहदा कर रहा है। और ये जो लॉबी है ना इनकी, इजराइल अमेरिका की, वो जिसको वो हमें पसंद नहीं करते, बहसीयत मुसलमान उनको पसंद करते हैं। तो साहब थैंक यू वेरी मच। सिद्दीकी साहब, सलमान मंसूर सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, चौधरी अशरफ साहब आपका शुक्रिया, नसीर कंबो साहब आपका शुक्रिया, दीवान साहब हमेशा की सारा सच्ची बातों का आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। 26वीं तरमीम हो, 28वीं 27वीं हो या इसके बाद 28वीं हो, लेकिन यहाँ पर सियासतदानों के अपने अराजो मकासिद नजर आते हैं, लेकिन अवाम की फलाह का कहीं पे कोई एक शिक भी नजर नहीं आती। तो हम उम्मीद करते हैं कि सियासतदान जो हैं जिस चीज का हलफ लेके ऐवानों तक, असेंबलियों तक जाते हैं कि अवाम की फलाह का काम करेंगे, अवाम के लिए आसानियां करेंगे, और ये कब करेंगे, हम भी इनको उठा जगाते रहेंगे, अपनी सदा बुलंद करते रहेंगे। देखिएगा प्रोग्राम, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।